नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वार्तिक टीवी का यह साप्ताहिक कार्यक्रम है, वीकली फीचर है, जिसमें हम राजनीति को, अर्थनीति को, अर्थशास्त्र को डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी। इस कार्यक्रम के सिंघवी साहब सूत्रधार हैं, लेकिन हम सिंघवी साहब का स्वागत करें इससे पहले आपसे एक आग्रह है कि ये जो राजनीति का कार्यक्रम है, ये केवल कार्यक्रम भर नहीं है। हम ये कार्यक्रम आपको इसलिए लेकर आते हैं आपके समक्ष कि राजनीति को आप भी समझें और क्या कुछ चल रहा है आपके इर्द गिर्द। इसके लिए कोई राजनीतिक शास्त्र की डिग्री कर लेना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन एक कॉमन समझदारी की जरूरत है कि क्या कुछ नारेबाजी चल रही है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां अपना पहलू बदलती हैं, किस तरह से बयान बदले जाते हैं, किस तरह से दल बदले जाते हैं और किस तरह से एक लोक लुभावनी, एक स्वप्निल संसार की रचना करके वोटों का जुगाड़ किया जाता है। इन सबको हम चूंकि भारत के इस महान देश भारत के नागरिक हैं, इसलिए हमारे देश को किस तरह से मजबूती मिलेगी, किस तरह से हमारे देश की राजनीति मजबूत होगी और हम विश्व के पटल के ऊपर एक इज्जत से, एक गर्व से खड़े हो पाएंगे और विदेशों में जो विकसित देशों के नाम पर भारत की राजनीति को और भारत के लोगों को जो कि लोक लुभावन वादों नारों के ऊपर और कुछ लालच के आधार पर वोटिंग करते हैं, इसको लेकर जिस तरह की चर्चा पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में चलती है, इसको किस तरह से देखेंगे हम और किस तरह से इसमें सुधार करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि राजनीति के इस कार्यक्रम को आप न केवल खुद देखें बल्कि अपनों को दिखाएं, समझाएं, समझें। यह इस तरह का कार्यक्रम है। तो चलते हैं और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और आज के हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्रराज सिंघवी का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ चल रहा है देश की और अन्य प्रदेशों की राजनीति में। चंद्रराज सिंघवी का स्वागत है। सिंघवी साहब, स्वागत है। हमारे साथ धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले, लगभग 60 साल का, 6 दशक का अनुभव, मंत्री और राजनीति में जिस तरह की चौसर बिछती है उसके बहुत ही पारंगत और महारथी खिलाड़ी चंद्रराज सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंघवी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है वार्तिक टीवी में और साथ ही मैं आपको इस कार्यक्रम के, चूंकि आप सूत्रधार हैं, इसलिए एक आध मेरी तरफ से पर्सपेक्टिव रख देता हूं, फिर आप अपनी बात को कहिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं देश की राजनीति से। इन दिनों जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के ऊपर लगाई जा रही है, उसको लेकर कई लोगों के पेट में दर्द है। एक तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, और दूसरा हम यह भी जानना चाहेंगे कि इंडिया गेट के ऊपर जो अमर जवान ज्योति की जो ज्योत है उसका मर्जर किया गया और नेशनल बोर्ड रूम में उसको मर्ज के तौर पे लगाया गया है, उसमें भी कई तरह की बयानबाजी सामने आई है। ये दो मुद्दे देश की राजनीति को हिला रहे हैं, सरगर्म है ये मुद्दे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इनके ऊपर अपना तबसरा दें, अपनी टिप्पणी दें और एनालिसिस करें कि क्या मसला है, क्या वजह है इसकी। एक ज्योति देशभक्तों की याद में वो समर्पित होकर के मिल गई दूसरी ज्योति में। अरे ज्योति में ज्योति मिली, क्या बुरा हो गया? ज्योति एक थी, दो थी, उद्देश्य क्या था दोनों का? देशभक्त सेनानियों को सलाम करना। अब एक ज्योति पहले की थी, पुरानी, पहले और दूसरे युद्ध के शहीदों के वक्त की, दूसरी है देशभक्तों की वर्तमान ज्योति। एक ज्योति हटी और दूसरी ज्योति में मिल गई, तो ज्योति में ज्योति मिली तो ज्योति का विकास बढ़ गया। बुरा क्या हो गया? तकलीफ ये हो रही है कि सुभाष चंद्र नेताजी की वहां पर कैसे लग गई। अरे नेताजी तो वही आदमी थे जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस देशभक्त के प्रति आज तक जो अन्याय हुआ है उसका 2% इस मूर्ति के लगने से पूरा हुआ है। देश में कितने जवाहरलाल नेहरू की प्रतिभाएं हैं, कितने सरदार पटेल की प्रतिभा गिरो और बताओ कितने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभाएं हैं। व्हाई दिस डिफरेंस? सुभाष चंद्र बोस की तो आज तक सबसे ज्यादा प्रतिभाएं लगनी चाहिए थी। नेहरू और सुभाष चंद्र दो ही तो आदमी थे जिन्होंने आजादी के युद्ध में सर्वाधिक योगदान दिया। तो अगर नेहरू की 100 प्रतिभाएं लग सकती है,
उनके नाम पर हर जगह नगर बन सकते हैं, उनके नाम पर हर जगह कॉलोनियां बन सकती है, उनके नाम पर हर जगह स्कूल बन सकते हैं, उनके नाम पर हर जगह कॉलेज बन सकते हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटियां बन सकती है, मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं। तो अगर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक मूर्ति का आवरण कर दिया, ये कम है। ढूंढो, सैकड़ों जगह ढूंढो जहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को लगाया जा सके। सुभाष चंद्र बोस इस देश के आत्मसम्मान, स्वाभिमान, देशभक्ति, स्वतंत्रता की लौ के सब तक प्रखर प्रहरी थे। उन्होंने कभी घुटने टेके नहीं। आजाद हिंद फौज की स्थापना की। जिस आजाद हिंद फौज ने, चंद सिपाहियों ने उस समय के फिरंगियों को बता दिया कि हमारे खून में बहुत बड़ी गर्मी है, बहुत बड़ा जोश है। उस आजाद हिंद फौज के निर्माता, देशभक्त सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगने पर आपको गर्व महसूस करना चाहिए था। शर्म किस बात की है? He deserved it and we did it. He deserved much more and we will do it. आगे भी जब मौका आएगा, मैं देशभक्तों से कहूंगा, देश के नायकों से कहूंगा, अधिक से अधिक मूर्तियां सुभाष चंद्र बोस के लगाइए, हर चौरे को सजा दीजिए। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो हमारी भुजाएं फड़कने लगती है, हमारे खून में हमारे रक्त में तेजी से संचार बढ़ता है। यह बात सही है, महात्मा गांधी का आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण था, और सुभाष चंद्र बोस की धमकी, उनकी हैसियत, उनकी हिम्मत, उनका साहस, उनका त्याग, उनका प्रयोग, वो भी कम नहीं था। इसलिए जो इस पर हल्ला मचाते हैं उन पर शर्म आती है। मेरे को, आपको खुशी होनी चाहिए। एक ज्योति थी, उसका नाम तो नहीं, दूसरी ज्योति मिल गई। ज्योति मिटाई नहीं गई है, ज्योति में ज्योति मिलाई गई है। ज्योति में ज्योति मिलती है तो ज्यादा प्रकाश हो जाता है। क्या बुराई है इसके अंदर? इसलिए जो लोग प्रतिभा का विरोध करते हैं, मैं उन्हें बेशर्म हूं, उनको शर्म नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर इसके नहीं चलाते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज तक अपने फिरंगियों को चंद सिपाहियों के दम पर नेता डाला था विदेश में जाकर के। ऐसे महान सेनानी की मूर्ति अगर सही जगह लग गई है तो आपको ताली बजाकर इसका स्वागत करना चाहिए, चेक करना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी मूर्ति को स्थापित करके भारत के गौरव को बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी जी, आपके निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, और मेरी मैं नहीं, लाखों लोग स्वागत, देश का नौजवान स्वागत करेगा, देश का युवक स्वागत करेगा। आफ्टर ऑल, इतने वर्षों बाद आजादी के एक बात तय हुई कि आज भी इस देश का नागरिक, इस देश का जनता, इस देश की नेता और इस देश के मतदाता सुभाष बोस को भूले नहीं है। भुलाने की बहुत की कुछ लोगों ने कोशिश, पर भुलाई नहीं जाती। जिनकी यादें सराहनीय होती है वो सुभाष चंद्र बोस। मैं इसमें जो लोग चिल्लाते हैं, मैं यही कहूंगा कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसके विरोध में बोल रहे हो? किस प्रतिभा का विरोध कर रहे हो? आपकी अपनी हैसियत क्या है? सुगंध भी राज नहीं होगा, उसके बच्चों ने राज नहीं होगा, उसका कभी राज का हिस्सा नहीं लिया, राज का लाभ आजादी का बराबर सिपाही था, उसको उसके परिवार को क्या मिला? इसलिए मैं कहता हूं, डंके की चोट कहता हूं, मोदी जी आपका कदम सराहनीय था, अप्रिशिएबल था, श्रेष्ठ था, वांछनीय था और जरूरी था। तो बिल्कुल ठीक कहा सिंघवी साहब आपने। नेताजी को लेकर जो आपने भावनाएं भी बताई हैं, और जिस तरह की राष्ट्रभक्ति में और जिस तरह की बलिदानी उनकी एक हैसियत रही है, उसको लेकर जिस तरह से वर्तमान में केंद्र सरकार भी और भारत में आम जनमानस में भी एक माहौल है, राष्ट्रभक्तों में भी एक तरह का माहौल है कि नेताजी को देर से मिला लेकिन अब मिल रहा है सम्मान। ये अच्छी बात है, और आपने भी अपने विचार इसमें व्यक्त किए। अब मैं चाहूंगा कि हम एक बार राजनीति की तरफ आते हैं, और राजनीति का जो बेसिक, जो मेन स्ट्रीम की राजनीति इस वक्त देश में चल रही है, उसमें यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वक्त अहम है, और इसको लेकर जो खबरें हैं वो भी सरगर्म हैं। उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो राजनीति में अपराधीकरण को लेकर इस सप्ताह में बहुत चर्चा रही है, और यह चर्चा इस तरह की भी है कि वहां समाजवादी पार्टी ने 403 टिकटों में से अब तक जो टिकट घोषणा की है वो 68 लोग तो ऐसे हैं जिनके आपराधिक बैकग्राउंड है। इनमें आजम खान तो जेल में बंद है। क्या कहेंगे आप? और एक और साथ ही मेरा पूरक सवाल है इसमें कि ये राजनीति में अपराधी और बाहुबली और जो धनबली आते हैं, इसका मुझे लगता है कारण यह है कि चुनाव बहुत महंगा हो गया है। क्या कहेंगे आप?
बात तो आप सच बोलते हो सुभाष जी। एक बात तय है कि आपने बताया कि 68 ही क्यों है, अंडरग्राउंड कितने हैं ये बताइए आप मेरे को। 68 तो एक्सपोज हुए हुए लोग हैं अपराधी। कई ऐसे हैं जो अपराधी होते हैं भी अपराधी सर्टिफाइड नहीं हुए, अपराधी प्रमाणित नहीं हुए। जब आजम खां, अतीक अहमद ऐसे लोगों के परिवारों को टिकट मिलेगा तो इससे तो बेहतर यही है कि चुनाव होना ही नहीं चाहिए। क्या आपको अच्छा लगता है कि देश के बड़ी पार्टी जो अपने आप को जीतने का दावा करती है, जिस पार्टी ने कोई वक्त मायावती की जान पर हमला भी किया था, वो पार्टी अब अपराधियों को इतना संरक्षण देगी कि 68 आदमी अपराधी, सर्टिफाइड अपराधी और न जाने कितने अनसर्टिफाइड अपराधी उनको टिकट देगी। तो आम आदमी के चुनाव का क्या होगा? असल में बात यह है कि इन अपराधियों के पास बेहद पैसा है, इनके पास माफिया का पैसा है, इनके पास ब्लैकमेलिंग का पैसा है, इनके पास फिरौती का पैसा है, इनके पास अपराधी का पैसा है, इनके पास हत्या का पैसा है, इनके पास ड्रग्स व्यापार का पैसा है। ऐसे अपराधी जब चुनाव लड़ते हैं तो बेहिसाब दौलत खर्चते हैं। हराम की दौलत हराम में खर्ची जाती है, इसलिए इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आम आदमी, ईमानदार आदमी, चरित्रवान आदमी जो वास्तव में लोकतंत्र का भक्त है, उस आदमी की तो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती है। इन लोगों के सामने कौन लड़ेगा? ये बात है कि दूसरी पार्टियों में अपराधी नहीं है, लेकिन इस बार तो हद कर दी समाजवादी पार्टी ने। 1 डजन से ज्यादा, 1 डजन नहीं 6 डजन से ज्यादा अपराधियों को टिकट दे दिया। अब ये ग्रॉस तक पहुंचना चाहते हैं। 144 का ग्रॉस होता है। लगता है चुनाव आते आते मालूम पड़ जाएगा कि एक ग्रॉस अपराधी चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्टियों में अपराधी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए उनमें अपराधियों की संख्या नहीं है। मैं चाहूंगा मोदी जी और योगी जी आप भी कान खोलकर सुन लो। चुनाव जीतने के लालच में, 10 एमएलए बढ़ाने के लालच में अपराधियों को टिकट मत देना। यही तो आप में इनमें फर्क है। अगर आप भी अपराधियों को टिकट दोगे तो उस पार्टी और आपकी पार्टी में फर्क क्या रहेगा? अभी तक ज्यादा नाम या कुछ नाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपराधियों के नहीं आए हैं। अब कांग्रेस तो छोटी सी पार्टी है, उसकी चर्चा में नहीं करता। 10-15 एमएलए आने ले आएंगे, वो भी एक शिफ्ट एरिया इनका। प्रियंका मेहनत कर रही है, रात दिन दौड़ रही है। उसके साथ में हमारे राजस्थान का एक शेर है, सचिन पायलट भी लगा हुआ है। इसके कारण गुर्जरों के वोट भी मिलेंगे। तो 10-15 सीट अगर लाती है प्रियंका, और तो सचिन और प्रियंका दोनों बधाई के पात्र होंगे। पर यह जो अपराधीकरण हुआ है इससे तो दूर रहो। अगर आज एक अपराधी एक क्षेत्र में चुनाव लड़ता है, जेल में बैठ के चुनाव लड़ता है, उसका परिवार जेल में बैठ के चुनाव लड़ता है, तो उसकी धौस, उसका धमका और उसका डर इतना ज्यादा होता है कि आसपास के लोगों का जीना आराम हो जाता है। अब अतीक अहमद के परिवार को टिकट दिया जाए और मुख्तार अंसारी के परिवार को टिकट दिया जाए तो एक काम क्यों नहीं करते हो कि आप एक सर्कुलर बना दो, उत्तर प्रदेश में दाऊद सुरक्षित रहेगा। ये तो हुआ इसका मतलब। ऐसे अपराधियों की सुरक्षा भी नहीं होनी चाहिए। अरे आप तो चुनाव लड़ने की बात करते हो, ऐसे लोगों को तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलनी चाहिए। ये कोरोना बड़ा बदतमीज से अपराधियों को मुक्त कर रहा है। मैं तो कहता हूं कोरोना भी आया तो ऐसे अपराधियों को ही आना चाहिए। इन अपराधियों के कारण चुनाव विभत्स होगा, चुनाव भयानक होगा, चुनाव में अपराधीकरण होगा। अच्छे लोग चुनाव हारने के बाद में पहुंचेंगे। ऐसे अपराधी लोग चुनाव जीते तो लोकतंत्र की हत्या होगी। योगी जी आपने 5 साल में जिस प्रकार के अपराध को नियंत्रण किया है वो बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं हे ईश्वर एक बार और योगी बन जाए ताकि इन अपराधियों को तो कम से कम दंड मिल जाए, अपराधियों से तो यूपी मुक्त हो जाए। हाँ ये बात सही है, इनकाउंटर के अंदर कोई जाति विशेष के लोग अपराधी कुछ ज्यादा होंगे तो ज्यादा मर गए होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, अभी यह नारा दिया जा रहा है अखिलेश की पार्टी से कि ब्राह्मण हमारी तरफ आ गए, वो परशुराम की पूजा करने लग गए। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, राम और परशुराम एक दूसरे से जुदा कभी नहीं होंगे। अगर राम और परशुराम एक दूसरे से जुदा हो गए तो 70 रुपये सीता कंवारी रह जाएगी, ये संभव नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों का अधिकांश वोट भी भाजपा को मिलेगा, सारे सवर्णों का अधिकांश वोट भाजपा को मिलेगा, यादवों के अलावा अन्य पिछड़े हुए लोगों का भी वोट भाजपा को मिलेगा। भाजपा की जीत है, 250 से ऊपर सीटें भाजपा की आएगी।
अखिलेश जी, फिर भी मैं आपकी तारीफ करता हूं, क्योंकि आप में हिम्मत है, लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, नौजवान हो, 5 साल का अनुभव है। तो मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो योगी और मोदी की प्रशंसा कर रहा हूं। किसी की प्रशंसा करना किसी और की आलोचना नहीं होता है। तो आपने पूछा सुभाष जी, अपराधीकरण, भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस अपराधीकरण का सहारा नहीं लिया और 10 सीट कम भी आ गई तो बधाई की पात्र होगी। सपा को चाहिए अपराधियों से दूर रहे। ये अतीक अहमद ब्रांड लोग, डीपी रॉय ब्रांड लोग, ऐसे लोगों से इस प्रांत को बचाइए। ये प्रांत देश का गौरव है, गंगा जमुना की धरती है, काशी विश्वनाथ की धरती है, भगवान श्री राम की धरती है, राम और परशुराम की धरती है। इस धरती को अपराधियों से मुक्त करने के लिए मैं यूपी के जनमानस और मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इनको बुरी तरह से हराओ, ऐसा हराओ कि दूसरी बार चुनाव लड़ने की हिम्मत और हैसियत न बचे। वेरी गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है और आपने भी अपना एक तरह का पूरा रणनीतिक कौशल दिखाया है, टिकटों के बंटवारे से लगाकर चुनाव की रणनीति बनाने तक, ये सारा का सारा आप काम कर चुके हैं। मैं आपसे हमारे दर्शकों के लिए एक और चीज जानना चाहूंगा कि ये जो चुनाव महंगा हो गया है और आम आदमी जो समाज की सेवा करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि बेइज्जती का डर लगता है, क्योंकि वोट उसको मिलते नहीं है। 10, 15, 20, 100, 200, 500, 1000 वोट लेकर वो अपनी पूरी जिंदगी को बदनामी के उसमें धब्बे में नहीं लाना चाहता है, इसलिए आम आदमी कभी हिम्मत नहीं करता चुनाव में जाने की। क्या किया जाए ऐसा कि ये जो महंगा हो गया पार्टियों का कर्तव्य है कि ऐसे ईमानदार उम्मीदवारों को समर्थन करके उनको आर्थिक रूप से मदद करे। अगर एक पार्टी अपराधियों की मदद कर सकती है और अपराधियों से मदद ले सकती है, तो दूसरी पार्टी अच्छे उम्मीदवारों की मदद के लिए जनता से भीख मांग कर पैसा दे, इकट्ठा करके पैसा दे, अपने गरीब मगर बढ़िया उम्मीदवारों को जिताने के लिए उनको मदद करने का उत्तरदायित्व पार्टियों का है और ऐसा पार्टी करेगी, करना चाहिए। कई बार पार्टी ऐसा कर भी चुकी है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, ये अपराधियों के पास जो पैसा आने का स्रोत है उसकी जड़ में चोट करनी चाहिए। अपराधी पूछा जाना चाहिए पैसा कहां से लाए हो तुम, पूछता ही नहीं है कोई। चुनाव आयोग के आचार संहिता में भी इसका विवरण होना चाहिए, उसमें कॉलम होना चाहिए कि आप कहां से लाओ, कितना पैसा लड़ोगे, कहां से लाओगे, पैसा कैसे खर्चोगे, वो होता नहीं है। और चुनाव में जीतने हारने के बाद जो चुनाव के अंदर एप्लीकेशन लग जाती है, शिकायत हो जाती है, चुनाव आचार संहिता की हत्या करने के लिए जब केस बन जाता है तो चुनाव आयोग 4 वर्ष तक नहीं करता है और जब फैसला करने की स्थिति आती है तब तक नए चुनाव आ जाते हैं। इससे सुभाष जी, किसी भी हालत में आपको अपने माध्यम से सारे पत्रकारों को, सारे देश के मीडिया पत्रकारों को सबका कर्तव्य है इन अपराधियों का डट के विरोध करें। इन 68 में से एक भी आदमी चुनाव नहीं जीतना चाहिए। अगर एक आदमी भी चुनाव जीतता है तो यूपी का मजाक है, ये यूपी की जनता के लोकतंत्र के साथ बलात्कार है। लोगों ने कहा कि आजकल भाजपा थोड़ी कम, क्या हो गया, 10-20 कम आ जाएगी, मगर अपराधियों का संरक्षण लेकर भाजपा राज में आए, इससे तो राज में न आना ज्यादा अच्छा है। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल विजय के लोभ और लालच में आकर के ऐसे अपराधियों को संरक्षण न दे, और जो अन्य पार्टियां दे रही है उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक वो चुकाती आई है। सुना मेरठ में एक ही जाति के 7 आदमियों को टिकट दिया है, यानी आप मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहते हो। क्यों ऐसी बेवकूफी करते हो? आप मुस्लिम ध्रुवीकरण करोगे तो क्या प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्या अन्य जातियां नपुंसक है, वे भी हिंदू ध्रुवीकरण करेगी? ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो करता है, चाहे वो जाति ध्रुवीकरण हो, चाहे वो यादवीकरण हो, चाहे वो हरिजनकरण हो, चाहे वो अपराधीकरण हो, यह ध्रुवीकरण बहुत बुरा है। एक ध्रुवीकरण का असर दूसरे समाज पर पड़ता है। एक पार्टी का ध्रुवीकरण दूसरी पार्टी को ध्रुवीकरण के लिए उत्साहित कर प्रोत्साहित करता है, मगर ऐसा दुर्भाग्य से इस बार हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक बात है। तो अब जब चुनाव की बात चली रही है तो मैं आपसे पंजाब के बारे में भी जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति है पंजाब में और क्या देख रहे हैं आप पंजाब में, राजनीतिक हालात किस तरह से जा रहे हैं? पंजाब में और तो क्या बराबरी की टक्कर है। अमरिंदर सिंह को जो टिकट मिले हैं उनके अंदर ज्यादातर भाजपा जीतेगी, और जो भाजपा को टिकट मिलने हो हार भी सकती है। आप पार्टी अपनी ताकत पर लोहा ले रही है, बताएगा बात रहा केजरीवाल। अब रहा कांग्रेस का तो शासन है ही। कांग्रेस जीत जाए तो आश्चर्य नहीं, हार जाए तो दुख, अत्यंत दुख। कांग्रेस का जो भी वहां का वातावरण है
वो जीत के नजदीक अभी नहीं है। एक नया काम हुआ है वहां लुधियाना में, पहली बार लुधियाना के अंदर वहां के व्यापारियों ने, वहां के उद्योगपतियों ने, वहां के धनाढ्य लोगों ने, मध्यम परिवार ने मिलकर के एक तरुण जैन नामक आदमी को खड़ा किया है और उसको भी किसान पार्टी से टिकट मिला है। उसको जिताने के लिए पूरी ताकत लग रही है। मैं चाहता हूं वो जीते ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि वैश्य समाज की पूर्ण अवहेलना करना भी उचित नहीं है। और ये बड़ा सी जातिवादी ऐसे ने अपनी अपनी जाति को सब सबल देते हैं। यादव यादव के लिए मरता है, जाट जाट के लिए मरता है, राजपूत राजपूत के लिए मरता है। अब बेचारा बनिया और उद्योगपति जाए तो जाए कहां? लुधियाना में पहली बार ये परीक्षण हुआ है। मैं लुधियाना के नागरिकों से, वहां के उद्योगपतियों से और वहां के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि सीने से सीना लगाकर, कंधे से कंधा भिड़ाकर खड़े हो जाओ और इस बच्चे को जिता दो। ये एक जीतना बहुत बड़ा मैसेज होगा। आगे से एक वर्ग जो सबसे समृद्धशाली वर्ग है, जिसकी चुनाव में अवहेलना की जाती है, उसकी अवहेलना करना बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रयोग होगा। ये प्रयोग देश में अन्य जगह भी दोहराया जाएगा। आप खुद ही बताइए, जहां संपूर्ण बड़ी जातियों के लोग ही जीत जाएंगे तो छोटी जातियां क्या करेंगी? जब सब जगह बहुसंख्यक ही जीतेंगे तो अल्पसंख्यक क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं पंजाब इस बार सबक देगा। पंजाब सबक देगा कांग्रेस को और सिद्धू साहब को। सिद्धू साहब, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। कबीरा जिना बावरी कई सर्ग पताल, आप उनके भीतर जाए और जूती खाद कपाल। ऐसी स्थिति सिद्धू जी आपके कारण पंजाब में कांग्रेस की हो रही है। और बेचारे वो चन्नी साहब, उन चन्नी साहब का तो इस आपसे छुपाया गया। अब चन्नी और सिद्धू एक तरफ, आप पार्टी के सारे नेता एक तरफ, अमरिंदर और भाजपा एक तरफ। आप भी देख लो बैलेंस किधर है। बैलेंस तो आपके सामने है। फिर भी अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कांग्रेस की जीत का श्रेय मैं वहां के नेताओं को नहीं दूंगा। वहां भी राजस्थान का एक आदमी प्रभारी बन के गया, हरीश चौधरी, उसमें भी जातिवाद का गुण है। वो भी जाटों का बड़ा नेता रहा है। तो ये सब मिला करके हार जीत का फैसला कई कारणों से होता है। मैं अभी पंजाब के बारे में केवल एक सीट के बारे में बोलता हूं कि वहां पर तरुण जैन का जीतना अत्यंत आवश्यक है। आपने वैसे तो हालांकि और लाइटर नोट बात जो कही है कि वैश्य समाज की, तो एक वैश्य समाज का लीडर तो इनसे संभल नहीं रहा है, अरविंद केजरीवाल। वो तो पूरे देश में घूम घूम के जो है कांग्रेस को समाप्त कराए कर चुका है, त्राही त्राही करा दिया है। और अभी पंजाब में भी वही टक्कर दे रहे हैं, वहां पर गोवा में भी वही टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वैश्य समाज में ठीक ठाक पोजीशन दे रखी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। और एक आध व्यक्ति की सफलता पूरे समाज की सफलता नहीं होती है सुभाष जी। वो तो एक एक्सेप्शन है, वो तो एक अद्वितीय व्यक्ति है। इसलिए केजरीवाल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, मगर उसका समाज इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैं चाहता हूं पूरा समाज इंस्टीट्यूशन बने। मैं ये नहीं कहता कि बहुमत में आए, मगर उनका जैसे ब्राह्मण समाज है तो उसका उचित सम्मान होना ही चाहिए। अब ब्राह्मणों के पीछे पड़ रहे हैं अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या ब्राह्मण पागल है? अब उनको परशुराम की पूजा दिख रही है। क्या वो भूल गए कि राम और परशुराम के बीच संघर्ष होता तो 70 रुपये सीता कंवारी रह जाती? इसलिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अब हर समाज चैतन्य है, हर समाज जागृत है, हर समाज खड़ा हो गया है। अपने अपने समाज का सभी देखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। गुड पॉइंट। तो अब हम आ जाते हैं आपकी कर्म भूमि राजस्थान में। राजस्थान में क्या हालात है, एक तो आप हमें ये बताइए, और दूसरा ये जो इन दिनों बवेला मचा हुआ है रीट की परीक्षा को लेकर। ये जो टीचर्स ट्रेनिंग के जो बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा की तैयारियां की थी लेकिन पेपर आउट हो गए, बेचारों के साथ बहुत अन्याय हुआ। और क्या कमियां रही हैं, आए दिन परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। ये क्या वजह हो रही है और किस तरह का माहौल है? बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, शिक्षा बर्बाद हो रही है, बच्चे नाराज हैं। मगर सवाल ये कि रीट की परीक्षा को ही एक का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? अब रीट की परीक्षा वाला भ्रष्टाचार जिसमें अपराधी पकड़ा भी गया है, इसका कौन सा नंबर है? अगर सारे भ्रष्टाचारों की सूची राजस्थान ने बनाए तो जमीन के भ्रष्टाचार, रीको की जमीन जो कभी उद्योगों में और रियायत में बदली नहीं जा सकती, वो लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े नेता खरीद रहे हैं। फिर कोई न कोई बहाने से रीको की जमीन को भी बदला जा रहा है।
रूल था कि औद्योगिकरण के लिए दी गई जमीन बदली नहीं जाएगी। उसको कोटा में आप बदला गया। बड़े बड़े नेताओं ने जमीनें खरीद ली है। एक बार खरीदते हैं तब तो कहते हैं उद्योग लगाएंगे, फिर कोई न कोई बहाने से, कोई न कोई तरीके से, जैसे रीट का पेपर आउट होने का भ्रष्टाचार हुआ है, वैसा ही भ्रष्टाचार उन जमीनों में होता है और एक एक आदमी 100-100, 200 करोड़ कमा लेता है। इसलिए राजस्थान तो संपूर्ण भ्रष्टमय भूमि है। मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करता कि मैं स्वयं राजस्थान में हूं, इसलिए मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मैं चाहता हूं आप पत्रकार, आप सारे के सारे पत्रकार राजस्थान का दौरा करें, विदेशी पत्रकार आए, देशी पत्रकार आए और कोटा जाए, एक जगह चले जाए, पता लगाए कि रिको की कितनी जमीनें कहां कैसे खरीदी गई, नीलामी से खरीदी गई, अलॉट से खरीदी गई, कैसे बदल दी गई, रियासतों में बदल दी गई, कॉमर्शियल में बदल दी गई, अरबों रुपए का व्यापार हो गया। जिस देश में भ्रष्टाचार इस हद तक हो, वह रीट के भ्रष्टाचार को बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता। रीट का भ्रष्टाचार तो सर्वत्र भ्रष्टाचार का बच्चा मात्र है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा छात्रों को नाराजगी है, छात्र दुखी हो गए, परीक्षाएं होती नहीं, होती है तो सही होती नहीं, पर्चे आउट हो जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे रह जाते हैं, नकल करने वाले बच्चे जो पर्चा खरीद लेते हैं वो नंबर ले आते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मैं चाहता कि राजस्थान की सरकार रीट की परीक्षा के मामले को एक उदाहरण बनाकर भ्रष्टाचार के मामले को जांचने के लिए एक विशेष कमीशन बनाए, कमेटी बनाए। और राजस्थान सरकार अगर नहीं बनाती है तो भारत सरकार इसमें पहल करे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार एक आदमी का नहीं है, संपूर्ण छात्र वर्ग के विरोध किया हुआ भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को तो ठोकर मारनी चाहिए। बहुत बुरा हुआ रीट के पर्चे आउट हो गए। क्या बढ़ेगा बच्चा? क्यों बढ़ेगा बच्चा? क्या देगा लिख करके? अगर पर्चा ही आउट हो जाएगा तो उसको पढ़ने की जरूरत क्या है? इसलिए बहुत बुरा हुआ है। इस अपराध को मैं महान अपराध की श्रेणी में लेता हूं सुभाष जी, और मैं मानता हूं आप भी इसको लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो पूरा का पूरा समाज का एक इकबाल खत्म हो जाने जैसा मामला है। बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है, 3 साल मेहनत करता है, फिर वो बीएड करता है, बीएड करने के बाद में फिर इस तरह के एग्जाम देता है। जो पीएससी के एग्जाम्स हैं उनके भी पेपर आउट होते जा रहे हैं। किसी के मन में फिर संशय किस बात का रह जाएगा कि पैसे दो, पर्चा खरीदो और पास हो जाओ। ये यदि इस तरह की परंपरा बन गई तो फिर मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। आज कम से कम हमारे देश, आप 100% सच बोल रहे हो सुभाष जी, आपकी सच्चाई की मैं प्रशंसा करता हूं। इसलिए हमारे समाज को भी, हमारे समाज को भी, हमें भी जागरूकता का परिचय देना चाहिए कि कम से कम एक जगह जहां हमारे राजस्थान को लेकर राजस्थान का एजुकेशन बोर्ड, यहां की यूनिवर्सिटीज की एक बहुत ज्यादा बड़ी साख रही है। पूरे देश में राजस्थान को इस तरह से माना जाता रहा है कि राजस्थान में कम से कम इस तरह के घपले नहीं होते, लेकिन अब वो भी यहां शुरू हो गए हैं। और आए दिन पेपर लीक होने का, पेपर आउट होने का। ये लीक करने वाले कौन है? लीक करने वाले वो लोग हैं जो सांठगांठ किए हुए हैं और समय से पहले बाहर ले आते हैं पेपर को और कुछ लोगों को बेच देते हैं। यही कारोबार चल रहा है। कम से कम यहां तो शुचिता का परिचय दीजिए। और जहां तक बात चंद्रराज जी ने कही है, यह मामला बहुत बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, जो रीको की जमीनों को लेकर भ्रष्टाचार सुनने में आ रहा है। इसको हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी, और राजस्थान की जो एजेंसियां हैं वो भी ध्यान दें और इस पूरे के पूरे प्रकरण के ऊपर जांच होनी चाहिए कि यह किस तरह का घपला है। ये उद्योगों को पनपाने के लिए जो हमने किसानों की जमीनें एक्वायर की हैं, उन बेचारे कृषकों की जमीनें हमने ले ली हैं। किस लिए ले ली हैं? आप उद्योग पनपाना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते थे, लेकिन आपने धूल झोंक की उनकी आंखों में। उन किसानों को धोखा दिया आपने, और आपने ऐसे ऐसे कारोबारियों को और ऐसे ऐसे दबंगई माफियाओं को वो जमीन देकर अब उनका कन्वर्जन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा घपला है, इसकी जांच होनी चाहिए। चंद्रराज जी ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है। थैंक यू सुभाष जी, आपने बड़े दुखते रग पर हाथ डाल दिया है। इसमें तो कोटा के बड़े बड़े नेता भी फंस जाएंगे। किसी ने ले ली उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की जमीन, किसी ने अराफत खान की पेट्रोलियम की जमीन, किसी ने जेके की जमीन। ये सब क्या है? इसकी जांच होनी ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसके लिए स्पेशल कमीशन बन के जांच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये जांच जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। तो अब चूंकि कार्यक्रम के सूत्रधार हैं आप, तो मैं चाहूंगा कोई बात ऐसी जो रह गई हो, जो मैं न पूछ पाया हूं, वो आप और कह लीजिए। मैं एक एक लाइन कांग्रेस और भाजपा दोनों के बारे में कहूंगा, जब आपने मुझ पर छोड़ ही दिया है। कांग्रेस में योग्यता, व्यक्तित्व, चरित्र, वफादारी, निष्ठा का सम्मान जो घट चुका है पुनर्स्थापित होना चाहिए।
और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हो या कहीं भी जहां भाजपा और आरएसएस संगठन में टकराव है वहां पार्टी का नुकसान होता है। आरएसएस संगठन जिस प्रकार और जिस उद्देश्य से बना है उसके पदाधिकारियों को पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कम हस्तक्षेप करके भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, जो संघ के दिए हुए सिद्धांत है, उनकी रक्षा में अपना समय देना चाहिए। व्यक्ति विशेष को महत्व देना है न देना, इससे संगठन को दूर रहना चाहिए। गुड, वेरी गुड पॉइंट। एंड अब और कोई बात आप कुछ कहना चाहते हैं या मैं प्रोग्राम कंक्लूड कर दूं? बस, धन्यवाद जी, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने राजनीति के अनुभवी व्यक्तित्व, राजनीति में चाणक्य की उपाधि से विभूषित और वरिष्ठ राजनेता पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी को सुना। किस तरह से उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जिनके ऊपर आपको और हमें अब ये असल में लिंक है जो उन्होंने दिया है, छोड़ा है, आपको और हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही कुछ बातें ऐसी आज के कार्यक्रम में उठी हैं, यदि आप जागरूक नागरिक हैं, यदि आप जागरूकता रखते हैं तो इन बिंदुओं को सुनें और उनके ऊपर एक्शन की तरफ चलें। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।